सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी स्वास्थ्य विषयक धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, इस समय पूरी दुनिया को कोरोना और कोविड महामारी ने जकड़ रखा है, तो इसी विषय पर संवाद हेतु चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू जी सोजेती का यह अनुरोध था कि इस विषय में हम जितनी नवीनतम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके उसका हम प्रयास करें। आज इस विषय पर बातचीत के लिए हमने दो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। पहले मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत कर दूं कि ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे कोविड का खतरा बढ़ता जाता है और उसी हिसाब से इसके कॉम्प्लिकेशन से मृत्यु संख्या बढ़ती जाती है। तो इस हिसाब से ऐसा माना जाता है हमारा युवा वर्ग से अछूता है और जिससे शायद बहुत ज्यादा तकलीफ न हो। तो क्या सही में ऐसा है? तो इस विषय पर हमें मार्गदर्शन हेतु आज हमारे साथ अजय जी साकरे हैं, जो हमारे सामान्य रुग्णालय में एड्स HIV के समूपदेशक है और पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर है। अजय जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और इसी विषय में कि एड्स के कोरोना की हम टेस्ट क्या करते हैं, उससे हम कैसे पता लगा सकते हैं, इस विषय में जानकारी हेतु आज हमारे बीच शहर की युवा पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा जी वानखड़े हैं। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो विषय की ओर मिलते हैं। अजय, जैसे मैंने कहा कि जनरली ये माना जाता है कि उम्र के साथ इसका खतरा बढ़ता जाता है, कोरोना और कोविड का, और इसीलिए हम शायद युवा वर्ग से अलग करते जा रहे हैं या उनकी हमारी लापरवाही हो रही है। तो इस बीमारी में संक्रमण में युवा वर्ग का क्या रोल होता है, मतलब किस हद तक वो संक्रमित हो सकते हैं, उन्हें कितना खतरा है, इस विषय में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? हेलो। हाँ सर, बेसिकली क्या हुआ है कि हमने कई बार देखा हुआ है, अभी कोविड-19 ही नहीं तो कोई भी विषय में जब भी होता है तो थोड़ा सा हमारा युवा वर्ग बिंदास होता है, और इसी बिंदास की वजह से क्या होता है कि समटाइम्स वो इन्फेक्टेड तो हो जाते हैं बट उनमें सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, और सिम्टम्स नहीं दिखने के बाद में क्रिटिकल सिचुएशन में आने के बाद में वो लोग टेस्टिंग के लिए आ जाते हैं, तो उसके बाद में उन लोगों को रिकवर करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और इसी बिंदास होने की वजह से हम लोगों को थोड़ी सी युवा वर्ग में ये चेतना जागनी जरूरी है कि उन लोगों ने उतनी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि उनको इन्फेक्शंस ना हो करके। हाँ, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि हम मानते हैं कि बढ़ती उम्र से खतरा बढ़ता जा रहा है, तो ये लोग अपने साथ में जंतु लेके घूम रहे तो हो सकते हैं उनको लक्षण नहीं हो, पर ये दूसरों तक जंतु पहुंचा सकते हैं। हाँ सर, तो और मित्र बेसिकली क्या इनके घर में जी, सीनियर सिटीजन भी ज्यादा होते हैं, तो इस हिसाब से। तो मित्र जैसा अजय जी हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई युवा अपने साथ ही जंतु लेके घूम रहा है तो जो एट रिस्क होते हैं, चाहे घर में छोटे बच्चों, घर के बुजुर्ग लोग हों या जिसे कोई गंभीर बीमारी हो, तो उस तरह की अगर जंतु पहुंचा दे उनका खतरा बढ़ जाएगा। ये तो अपनी युवा से कारण, अपनी इम्यूनिटी कारण से इनका तो बचाव हो जाएगा, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए संक्रामक सिद्ध होते हैं। और डॉक्टर अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जिस तरह से अपने आप को काफी लापरवाही करते हैं, एक तरह से उपेक्षा बरतते हैं, उस चीज की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ऋचा जी, जी, इस बीमारी की जांच के हेतु डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होती है? क्योंकि हमें से बहुत लोग सुना है टेस्ट होती है, पर हम लोगों को पता नहीं है। इस अच्छा बारे में आप क्या कहना सर। चाहिए? डायग्नोस्टिक टेस्ट अभी 3 प्रकार की है फिलहाल। जो कॉमन है रैपिड एंटीजन टेस्ट, फिर दूसरी है RT-PCR यानी रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और तीसरी है एंटीबॉडी टेस्ट। मैम, इसमें फर्क क्या है? रैपिड एंटीजन टेस्ट सर बेसिकली जो वायरल प्रोटीन है उसको स्वैब से निकाल के हम किट में जो है प्रेगनेंसी किट के जैसे छोटी सी किट होती है उसमें डाल के चेक किया जाता है। उसमें पॉजिटिव हो तो कंफर्म पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव को हमें रिकन्फर्म करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ RT-PCR। मैम, इसका दोनों में से अगर कराना हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे?
एक्चुअली रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है, जो चीप है और इजीली अवेलेबल है और रिपोर्ट भी काफी इजीली अर्ली मिल जाता है। जो आरटीपीसीआर है, आरटीपीसीआर को स्पेसिफिक सेंटर्स है, 2 या 3 ही है अमरावती में, और रिपोर्ट मिलने में काफी टाइम लग जाता है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, डिपेंड्स। और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो हमें 1 से 2 घंटे में मिल जाता है रिपोर्ट, और अमरावती के काफी 13 से 14 लैब्स में अवेलेबल है। आपने मैम एंटीबॉडी का जिक्र किया था, ये एंटीबॉडी क्या होती है? सर एंटीबॉडी जो है वो ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, उसका पब्लिक सर्वेलेंस में ज्यादा काम है, और जिसको प्लाज्मा डोनेशन बोलते हैं हम, जो ट्रीटमेंट में यूज होता है, वो प्लाज्मा डोनर सिलेक्ट करने में उसका अच्छा हित है। मित्रों, अगर इसे हम सरल भाषा में समझाना चाहें तो जो वायरस होता है उसके शरीर पर जो अलग अलग तरह के कण होते हैं उसे हम एंटीजन मान के चलते हैं। उसके विरोध में जो हमारे शरीर में जो बचावात्मक शक्ति होती है उसे हम एंटीबॉडी मानते हैं। तो मैम ने कहा कि अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज का प्रमाण ज़्यादा है तो आप ये मान के चलिए कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है और आपके शरीर में बचावात्मक एंटीबॉडीज हैं। अब इसका उपयोग कब हो कि अगर हमें पता करना है कि हमारी पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग इससे पहले संक्रमित हो गए, जैसे दिल्ली का सर्वे आया, मुंबई का सर्वे आया, तो उसमें पता चला कि इतने लोगों में एंटीबॉडीज का प्रमाण बढ़ा है, तो हम मान के चलते हैं 50% या 33% उतने लोग उससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। या जिस तरह से हम प्लाज्मा थेरेपी, जिससे पिछले एपिसोड में डॉक्टर एटी देशमुख जी ने हम मार्गदर्शन किया था, तो अगर हमारे शरीर में समुचित मात्रा में एंटीबॉडीज है तो यह व्यक्ति प्लाज्मा डोनेशन के लिए उपयुक्त होता है। जहाँ तक रैपिड एंटीजन और पीसीआर का सवाल है, रैपिड एंटीजन का फायदा यह है कि ये तुरंत आपके हाथ में रिजल्ट आ जाता है। अगर ये पॉजिटिव तो आगे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, और अगर नेगेटिव आता है हो सकता है आपको पीसीआर के लिए जाना पड़े। पीसीआर थोड़ी सी महंगी टेस्ट है और इसे थोड़ा अधिक समय लगता है। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? जी नहीं सर। अजय जी। सर मैं और एक ऐड करना चाहूंगा कि मैडम ने सिर्फ 2 ही टेस्ट बताई हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से और एक टेस्ट भी होती है जिसे हम लोग ट्रूनेट टेस्ट कहते हैं। तो ट्रूनेट टेस्ट की अवेलेबिलिटी भी इरिन में है, इसलिए इसे हम स्पेसिफिकली जो सारी के पेशेंट्स इरिन में आते हैं उन लोगों को इमीडिएट टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है, ट्रूनेट टेस्ट का, और इसमें फॉल्स पॉजिटिविटी का रेट बहुत कम होता है। तो ट्रूनेट टेस्ट भी एक तीसरी टेस्ट अपनी अमरावती में होती है जो गवर्नमेंट सेटअप में भी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी उपयुक्त जानकारी के लिए। और मित्रों, इसी में एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि कई बार एक शिकायत आती है कि हम जब भर्ती हुए तो हमारी बहुत सारी ब्लड टेस्ट हुई थी और काफी खर्चा लग गया था। तो ये ब्लड टेस्ट होती है, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहा जाता है इससे मेडिकल साइंस में, और इससे पता चलता है कि जंतु ने हमारी बॉडी में कितना डैमेज किया है, और इन टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर आगे का ट्रीटमेंट निर्धारित होता है। अजय जी, क्योंकि सोशल मीडिया अभी अपनी काफी गहरी पैठ बना चुका है, और खासकर जब हम लॉकडाउन में थे तो हमारे ये जेडू का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसमें 2 चीजें हुई कि इसने जहाँ जानकारी इन्फॉर्मेशन देना काम किया, उससे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन का काम किया। तो इसका युवाओं पर दुष्प्रभाव क्या पड़ा है, खासकर कोविड के मामले में, और ऐसे कोई उपयोगी एप्स हैं क्या जहां पर युवाओं को अच्छी और सही जानकारी मिल सके? सर अभी अगर बात करनी चाहिए तो कोविड के साथ साथ मैं और एक एचआईवी के बारे में बताता हूँ कि जिस तरह से आज कोविड की बारे में अलग अलग अफवाहें फैलती है, अलग अलग बातें सोशल मीडिया की तरफ से जाती है। सेम थिंग जब एचआईवी था तब सोशल मीडिया नहीं था, बट तब ऐसी ही बातें फैलती थी एचआईवी के बारे में। बट आज के डेट में हम लोग लकी हैं, बहुत ज्यादा लकी है कि हमारे पास में कुछ साधन है, कुछ गैजेट्स है जिसके माध्यम से हम लोग सही बातें लोगों तक, युवा तक पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर कोविड के बारे में हम लोग सोचते हैं तो कोविड के बारे में सबसे बढ़िया ऐप, उसका गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा है और लोग उसको ऐप को डाउनलोड भी कर रहे हैं, और वो है आरोग्य सेतु ऐप। इस आरोग्य सेतु ऐप में अगर हम लोग जाते हैं तो इसमें टोटल इंफॉर्मेशन से जो उसको चाहिए, जो युवाओं को चाहिए, जो उसको उसके फिंगरप्रिंट पे है। सेकंड थिंग, और एक ऐप है ई संजीवनी ऐप करके। ई संजीवनी ऐप तो ऐसा है कि इसमें जिस तरह से डॉक्टर के ओपीडी में कोई पेशेंट आता है, वो पेशेंट आने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन कराता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उसको टोकन दिया जाता है, टोकन देने के बाद में उसका अपॉइंटमेंट ये होता है। सेम थिंग ई संजीवनी ऐप में भी होती है।
इस ई संजीवनी ऐप में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक टोकन नंबर आ जाता है। टोकन नंबर आने के बाद में आपका नंबर आने के बाद में आपको कॉल आता है और वहां पे एक पैनलिस्ट बैठे हुए रहते हैं, स्पेशल पैनलिस्ट सभी डिपार्टमेंट के। उनसे डायरेक्टली टेलीफोनिकली वो लोग उससे बहुत ज्यादा हम लोगों को सजेशंस और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये दो तो हो गए। तीसरा और एक है नैको ऐप। नैको ऐप में स्पेसिफिकली HIV और जितने भी उससे रिलेटेड STI है, जिसे हम लैंगिक आजार कहते हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। साथ में नैको ऐप में और एक ऐड अच्छी ये किया हुआ है कि उन्होंने उसके अंदर कुछ गेम्स भी दिए हुए हैं जो खेलते खेलते नॉलेज भी हम लोगों को मिल सकता है। तो ऐसे ऐप्स बहुत सारे ऐप्स है, बट ये 3 ऐप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों ऐप गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट के ऐप है जो युवाओं के बारे में बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट्स इस माध्यम से दे सकती है। मित्रों, जैसा अजय जी हमसे कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि हर इंफॉर्मेशन गलत है, बल्कि जब गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत ऐसे ऐप है तो वहाँ पर पूरे विश्वास के साथ वो जानकारी को आप मान सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि इन ऐप को अपने अपने, चाहे वो प्ले स्टेशन हो या एप्पल का कोई हो, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अजय जी, ये इसका कोई चार्ज लगता है या ये निःशुल्क है? नहीं, ये सब सभी के सभी निःशुल्क है और इसे भी सिर्फ प्ले स्टोर में जाके, और सिक्योर्ड है। मेन बात दोनों भी है, निःशुल्क तो है ही, उसी के साथ साथ सिक्योर्ड भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐप सिक्योर्ड नहीं होते हैं, बट ये तीनों के तीनों ऐप सिक्योर्ड ऐप है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि एक साधारणतः एक मन में शंका आती है कि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कहीं लीक तो नहीं हो जाए, डाटा लीक तो नहीं हो जाएगा। नहीं, कोई ये नहीं है, क्योंकि सिक्योर्ड ऐप है तीनों। तो एक तरह से ये निःशुल्क भी है और सिक्योर्ड भी है, सुरक्षित भी है। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से विश्वास करके इस इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर ऋचा जी, आपने सब टेस्ट तो बताई है, पर हम में से बहुत सारे लोगों ने टेस्ट देखी नहीं है, तो क्या आप हमें संक्षेप में बता सकते हैं टेस्ट कैसे होती है और इसमें मरीज या उसके रिश्तेदारों का किस तरह का सहयोग आपको अपेक्षित होता है? जी, सबसे पहले मैं आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में बताती हूँ। ये एक छोटा सा किट है, प्रेगनेंसी किट के जैसा। उसके साथ एक स्वैब आता है जो आपके नाक में डाला जाता है और एक थोड़े टाइम में रख के निकाल के फिर उसका एक सॉल्यूशन में डिप करके उसको ड्रॉप्स के हिसाब से डाला जाता है किट में। और किट में एक लाइन आती है, आफ्टर एंटीजन गेट्स बाइंड टू एंटीबॉडी, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन के बाद में वो लाइन आती है, पॉजिटिव है नेगेटिव है समझ जाता है। और जब पॉजिटिव जो केसेस है उनको कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो निगेटिव केसेस है और फिर भी सिम्टोमेटिक है, डॉक्टर को लगता है कि नहीं सिम्टम्स है पेशेंट को फिर भी नेगेटिव है, तो उस टेस्ट की सेंसिटिविटी कम होने की वजह से ऐसा हो सकता है कभी कभी, तो फिर RT-PCR को रिकमेंड किया जाता है। पर इसमें ये कि एक बहुत आसानी से उपलब्ध है और इसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। जी सर, एक 10-15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है और प्रिंट वगैरह सब पूरा रिपोर्ट मिलने के 1-8 घंटा से ऊपर नहीं लगता है। मेरे मन में एक शंका आती है कि कहते हैं कि ये एरोसॉल यानी जो छींकते खांसते समय जो कण आते हैं हवा में, उससे इन्फेक्शन फैलता है। तो आप कह रहे हैं कि जो स्टिक होते हैं उसको नाक में डालकर वहां से लिया जाता है, तो स्वाभाविक तो मरीज के छींकने खांसने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें जो टेस्ट कर रहा है उसको इन्फेक्शन का खतरा नहीं है क्या? जी सर, डेफिनेटली हमारे टेक्नीशियंस को खतरा काफी है और जो टेक्नीशियंस है उनको सारी किट्स प्रोवाइड की जाती है। सैनिटाइजेशन के पूरे मेजर्स भी दिए जाते हैं, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, मास्क, शील्ड सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है और वो पूरे तैयारी से ही करते हैं, क्योंकि मरीज का छींकना या कफ करना बराबर है यानी जायज है। जब कोई भी चीज आपके नाक में जाती है तो रिएक्शन नेचुरल होता ही है, वो सब प्रोटेक्शन के साथ ही टेक्नीशियन ये टेस्ट लेता है। मित्रों, इस प्रश्न का औचित्य यह है कि अक्सर जिस तरह सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव दुष्प्रचार चल रहा है, तो उसमें ये कहा जाता है कि इस मामले में डॉक्टर लोग अपनी कमाई में लगे हुए हैं और इस बीमारी को भुनाने में लगे हैं। जैसा डॉक्टर ऋचा जी कह रही हैं कि इसमें जो टेक्नीशियन है, जो डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है, उनको खुद को कितना खतरा है और ये जांच की जा रही है, ये मरीज और उनके परिवारों के लिए की जाए, न कि खुद के लिए।
तो इतने खतरे को झेलते हुए, खुद की जान को खतरे में डालते हुए डॉक्टर लोग अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए हमारा भी पूरा कर्तव्य होता है कि हम सबके साथ में पूरा सहयोग करें। अजय जी, हम लोग के पास में काफी आंकड़े आते हैं, हर रोज हम व्हाट्सएप पे आते हैं, पेपर में आते हैं, न्यूज चैनल पे आते हैं कि देश में इतना हुआ, विश्व में इतना हुआ, महाराष्ट्र में इतना हुआ। अमरावती के आंकड़े, इसमें आप युवाओं का और खासकर कोविड का प्रमाण क्या मानते हैं? इसमें एक एज ग्रुप अगर हम देखें तो ऐसा ध्यान में आ रहा है कि जो 17 to 39 का जो एज ग्रुप है वो इसमें ज्यादा हम लोगों को पाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए अलार्मिंग है, रिस्की है, क्योंकि ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप ज्यादा सर्वाइव बहुत ज्यादा बाहर में होता है। 40 या 40 के ऊपर वाले लोग ज्यादा घूमते नहीं है, घर में ही रहेंगे, बट ये जो ग्रुप है ये ग्रुप ज्यादा घूमता है। तो मेरी इसी ग्रुप से ज्यादा रिक्वेस्ट है कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और सुरक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से रखें? सुरक्षा के लिए स्पेसिफिकली मैं तो यही कहूंगा कि मास्क, सभी ने मास्क पहनना चाहिए। उसमें भी अभी जो हम लोग एक बात मार्क कर रहे हैं, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि रीयूजेबल मास्क वापरिए, यूज एंड थ्रो मास्क नहीं। इसका फर्क ये हो रहा है कि आप रास्ते पे भी हम लोगों को बहुत ज्यादा मास्क दिख रहा है, तो उसमें बायोवेस्ट का कचरा भी ज्यादा निर्माण होने के चांसेस है। तो सभी ने रीयूजेबल मास्क अगर यूज किए तो बहुत अच्छा रहेगा। और सभी ने, सेकंड थिंग, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग हम जिसे कहते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों को अभी जब हम देखते हैं बाहर तो उनको दिखता है। तो मैं युवाओं से या सभी लोगों से एक विनती करूंगा कि सुरक्षा का ध्यान रखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं, उसी के ऊपर ध्यान दिया जाए, और साथ में मास्क। और थर्ड वन, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि सैनिटाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उससे हमारे हाथ खराब हो रहे हैं, ये खराब हो रहा है। तो हम लोग तो भी सजेस्ट करते हैं, मैं खुद सभी को सजेस्ट करता हूँ कि कृपा करके आप हैंड वॉश कीजिए। अगर हम लोगों को लग रहा है कि हमने कहीं पे भी हाथ को भी टच किया है तो इमीडिएट आप अपना सादी सोप या फिर किसी भी हैंड वॉश से आप अगर आपके हैंड वॉश कर लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। फिर लोगों का और एक सवाल होता है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो होता है कि हमको वहाँ पानी कहाँ मिलेगा, सोप कहाँ मिलेगा। तो हर एक के पास में आप गाड़ी है, गाड़ी के डिक्के में अगर कोई 1 लीटर की बोतल की पानी रखता है और साथ में अगर पेपर सोप रख देते हैं तो भी उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट उन लोगों को मिल सकता है। तो ये 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, जैसा अजय जी ने कहा कि अगर हम बार बार साबुन से हाथ धोते तो न केवल कोरोना कोविड से हमारा बचाव होगा, बल्कि पानी जन्य अन्य रोग जैसे डायरिया, डिसेंट्री, इससे भी हमारा बचाव होगा। और अगर हम मास्क लगाते हैं तो केवल कोरोना या कोविड से ही नहीं, बल्कि सांस के अन्य बीमारियों से हमारा बचाव होगा। और अभी हाल ही में एक तथ्य उजागर हुआ, उसमें यह विशेषज्ञ ने कहा कि अगर मास्क का बराबर उपयोग करते हैं तो शायद 2025 तक हमारा जो लक्ष्य है कि हम देश से क्षयरोग या टीबी का पूरी तरह से निर्मूलन कर दे, तो शायद वो लक्ष्य भी हम हासिल कर लेंगे। और एक बहुत अच्छी बात अजय जी ने कही है कि हमें मास्क जो है अपने रीयूजेबल, कि हम उसको धो के वापिस हम उसका यूज कर सकते हैं, तो इससे हमारा खर्चे बचेगा। और बाहर जो फेंके जाने वाले मास्क है जिससे इन्फेक्शन या बायोवेस्ट का जो खतरा होता है, उससे भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। ऋचा मैम, एक बहुत साधारण सी शंका लोगों में ऐसी व्यक्ति आती है कि आपको कोरोना हो या नहीं कैसे पता चलेगा, तो टेस्ट करने के बाद। तो बिना टेस्ट कराए अगर हम पर्याप्त सावधानी ले, जैसे हमको अगर सिम्टम्स लगते हैं तो हम खुद अलग हो जाए, विटामिन सी या जिंक जैसी दवाइयां हमें दवाखानों दिया तो हम घर पे ले, तो इस टेस्ट की जरूरत ही क्या है? सर बेसिकली ये बात है कि अगर आप टेस्ट करें और पॉजिटिव निकले तो लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे आसपास के लोग ऐसे नज़र से देखेंगे या फिर मुझे मेरा नाम खराब हो जाएगा। इसके वजह से काफ़ी लोग, हमने भी लैब में देखा है, काफ़ी लोग अपनी जानकारी छुपाते हैं, नंबर गलत देते हैं, एड्रेस गलत देते हैं, कभी कभी तो नाम भी गलत देते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो चल रहा है वो सब उनके ही हित के लिए चल रहा है, उनके और उनके रिलेटिव्स के हित के लिए। जो घर में उनके छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको किडनी का कोई तकलीफ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनकी तबीयत ओवरऑल खराब है, उन लोगों को आपके वजह से, यानी जो हेल्दी पर्सन है लेकिन पॉजिटिव है, जो दिख रहा हेल्दी है लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है, वो बंदा कैरियर बन के
जगह पे अगर ट्रांसमिशन करता रहे, इन्फेक्शन देता रहे, तो उसके ही रिलेटिव्स को ज्यादा तकलीफ होगी और वो उसी के हित के लिए है। तो मेरा ऐसा मानना है कि टेस्ट करवा लेनी चाहिए, और अगर तुम्हें सिम्टम्स है और तुम्हें होम आइसोलेशन करना पड़े तो करना चाहिए, या फिर अगर फैसिलिटी में भी करना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने रिलेटिव्स के लिए कर रहे हो तो इट इज ओके। और अगर आपको दवाखाने भर्ती भी कर रहे हैं तो भले से आप ऊपर से अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसमें तुरंत अगर ऑक्सीजन कमी होती है, हाइपोक्सिया होता है, तो दवाखाने में उसका तुरंत इलाज भी हो सकता है। इलाज हो सकता है। कई बार ऐसे केसेस देखे गए कि ऊपर से दिखने में नॉर्मल था, चल के दवाखाने गया, कुछ ही घंटों में शायद उसकी मौत हो गई है। तो ये इतना भयानक जंतु कब कितने समय में हो जाएगा पता नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी कि आप डॉक्टरी सुपरविजन में रहे तो ज्यादा अच्छा है। अजय जी, चूंकि हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर है, तो इस समय में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, मैं एक छोटा सा मैसेज प्रेक्षकों को देना चाहता हूँ, ऐसा कि जो बात आज अभी मैडम ने भी बताई है कि सेल्फ स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। सेल्फ स्टिग्मा होने की वजह से जो हमने HIV में खोया है, जिस वजह से हमने सेल्फ स्टिग्मा की वजह से HIV का आज जो प्रमाण हमारे यहाँ पे बढ़ा था, जिससे अभी हमने रोक दिया है, बट सेम थिंग अभी कोरोना में हो रही है कि सेल्फ स्टिग्मा लोगों में ज्यादा है। तो मेरी लोगों से अपील है, लोगों से एक आह्वान है कि कृपा करके सेल्फ स्टिग्मा मत रखिए। अगर हुआ है तो जैसे मैडम ने कहा कि उसकी टेस्ट करना जरूरी है, तो इमीडिएट आप टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट करवाने के बाद में आपका बेनिफिट यही है कि पता चल जाएगा है या नहीं है, जिसकी वजह से हम ना हमारे रिलेटिव्स को, हमारे घर वालों को, हमारे चाहने वालों को या हमारे आजू बाजू के लोगों को हम खतरे में नहीं डाल सकेंगे। तो मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सेल्फ स्टिग्मा मत रखिए और अपनी आप को एक्सपोज में नहीं हो रहा हो, बट टेस्ट करवा लीजिए। सेकंड थिंग अभी ये भी हो रहा है कि कोरोना केस में उनका नाम भी गोपनीय रखा जा रहा है। बेसिकली नाम कोई मीडिया के थ्रू लीक नहीं होते हैं, तो ये भी एक उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी आई हुई है। तो खुद आके लोग टेस्टिंग के लिए आगे आए, ऐसी एक मेरी सभी से विनती है। मित्रों, अजय जी स्टिग्मा की बात करें तो एक तरह का यह सामाजिक बहिष्कार है कि हम जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण है, रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो उनको हम थोड़ा सा घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जैसा कि उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को कहीं दूसरी जगह से आया है और हर बार में उस व्यक्ति की लापरवाही हो गई ऐसा जरूरी नहीं है। और रही बात, जैसा मैम ने कहा कि अगर उस व्यक्ति के शरीर में संक्रमण के बाद में एंटीबॉडीज का प्रमाण अच्छी मात्रा में हो, तो यही व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करके शायद किसी और की जान बचा सकता है। तो सभी से यह नम्र अनुरोध है कि ऐसे संक्रमित व्यक्ति को हेय की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से न देखें। वो भी हमारे समाज का एक घटक है और संक्रमण से मुक्त होने का वो भी हमारे जैसे एक नॉर्मल जीवन जिएगा। डॉक्टर ऋचा जी, इस समय में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं इस समय में यही मैसेज दूंगी कि सभी लोगों ने कोरोना को घबराना छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए है। अपने टेस्ट करना चाहिए, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को चाहिए, और किसी भी फेसबुक, व्हाट्सएप पे जो गलतफहमियां इधर उधर घूम रही है, वायरल हो रही है, और जो अपने मार्गदर्शक है, जो डॉक्टर्स है, विश्वास दिखाना चाहिए। रिचा, परत बोल, आवाज कटत है, क्लियर नहीं एकदम, परत बोल। हेलो, हाँ, आवाज कटत है मध्ये मध्ये। मेरा माईक जवळ घेऊन बोल। हेलो, हाँ हॅलो, हाँ, आता बरोबर है। हाँ, मेरा जनता से यही अनुरोध है कि अभी इस कंडीशन में आपने घबराना नहीं चाहिए और किसी भी प्रकार की गलतफहमियों पे विश्वास न रख के, जो डॉक्टर ने सजेस्ट की है, आपको लग रहा है कि नहीं, अपने रिलेटिव्स को बचाने के लिए अपन ने करना जरूरी है, तो वो सब करना चाहिए। और गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा ये नहीं है कि उसके पीछे कुछ गवर्नमेंट का या फिर किसी डॉक्टर का हेतु होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी फैल रहा है वो अफवाह है।
तो इस बात पे गौर करना चाहिए। मित्रों, जैसे डॉक्टर ऋचा जी ने कहा, मैं बात को क्लियर कर दूं कि सोशल मीडिया पे 2 मैसेज बहुत बुरी तरह से वायरल हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि हम लोग जैसे टेस्ट करानी नहीं चाहिए, एक बात, और दूसरी बात कि अगर कोई मरीज भर्ती हो रहा है तो उस प्राइवेट हॉस्पिटल को एक मरीज के पीछे 1.5 लाख रुपए मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। तो आप इन दोनों चीजों पर, अप्रचार और दुष्प्रचार पर, किसी भी तरह का विश्वास न रखिए। अगर आपके मन में कोई शंका है या आप कोई सही जानकारी चाहते हैं, तो जैसा अजय जी ने कहा कि हम सरकार मान्य अधिकृत ऐप को डाउनलोड करके वहां पर जो जानकारी दी हो तो ले सकते हैं, पर अगर हमें विशेषज्ञों की सलाह चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास ऐप उपलब्ध है। तो यहाँ पर जहाँ पर कि आप ऐसी बातों पर विश्वास न करें, साथ ही हमारा ये कर्तव्य भी होता है कि ऐसी बातों को फैलने से भी रोकें। अगर आपके पास में आपके व्हाट्सएप, फेसबुक या और किसी सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज आते हैं, कृपा करके उसे डिलीट कर दो। और फिर भी आपको लगता है कि इस विषय में हमें हमारी शंका का समाधान जरूरी है, तो कृपा करके इस विषय के विशेषज्ञों से बात करें। दुर्भाग्य से सोशल मीडिया ने हमारे घर घर में विशेषज्ञ जमा कर दी हैं, जिन्हें इंफॉर्मेशन से ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। चूंकि अब हमारे समय की कमी है, तो हम हमारे विशेषज्ञों का आभार प्रकट करते, आपसे वादा करते कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर, एक नए विषय आपसे अवश्य भेंट होगी। और इस विषय पर इतने सरल और रोचक ढंग से मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर ऋचा जी और अजय जी, हम आपका हृदय से आभार करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।